नमस्कार। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक कविता बनती कैसे है, उसके अंदर होता क्या है उसका व्याकरण। चलिए एकदम शुरुआत से जानते हैं। शुरुआत करते हैं अर्जेंटीनी लेखक जॉर्ज लुइस बोर्खेस की एक बहुत ही दिलचस्प बात से। वो कहते थे कि कविता तो कोने में घात लगाकर बैठी है, मतलब कभी भी किसी भी पल बिजली की तरह आप पर गिर सकती है। तो सवाल ये है कि ये जो इतनी ताकतवर चीज़ है, ये आती कहाँ से है। देखिए, कविता का जो मूल है ना, वो है संवेदना और राग, यानी एहसास और जज्बात। इस बात को कवि सुमित्रानंदन पंत ने कितनी खूबसूरती से कहा है। मतलब कविता का जन्म होता है इंसान के गहरे एहसासों से, हमारे आसपास की दुनिया से जो हमारा जुड़ाव है वहीं से। और ये जुड़ाव इतना बुनियादी है कि हम सबकी जिंदगी में ये पहले दिन से ही शुरू हो जाता है। सोचिए, नर्सरी की कविताएं, लोरियां, खेल खेल में गाए जाने वाले गीत, भाषा और लय से हमारा पहला रिश्ता तो इन्हीं से बनता है ना। तो अगर जज्बात और भावनाएं कविता का सोर्स है, तो फिर कवि का सबसे पहला औजार क्या होता है? वो सबसे पहली चीज क्या उठाता है? वो है सबसे बुनियादी चीज, शब्द। देखिए, कविता की पहली शर्त ही है शब्दों से दोस्ती करना, उनसे जान पहचान बढ़ाना। अंग्रेजी के बड़े कवि हुए W.H. ऑडेन, उन्होंने कहा था शब्दों से खेलो। और ये जो खेल है ना, यही सदियों से शब्दों में छिपे मतलब की परतें खोलता है। शब्द भी इंटरनेट की तरह हैं, एक बार आप उनसे जुड़ गए तो एक नई ही दुनिया में दाखिल हो जाते हैं। ठीक है, तो शब्द तो चुन लिए, पर अब उन्हें जमाया कैसे जाए, उन्हें एक साथ रखा कैसे जाए। बस यहीं से कविता के क्राफ्ट यानी उसके शिल्प की बात शुरू होती है। अब यह बहुत दिलचस्प है। धूमिल की एक मशहूर कविता है मोचीराम। उसकी एक लाइन है, चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं न कहीं एक चोरकील दबी रह जाती है। अब जरा इसी लाइन में शब्दों का क्रम बदल कर देखते हैं। पड़ती है पेशे पर चोट जब, तो चोरकील कहीं न कहीं एक रह जाती है दबी। देखा, बस शब्दों को आगे पीछे करने से पूरा जोर बदल गया। पहली लाइन में जोर पेशे पर था और दूसरी में चोट पर। यही है शब्दों को जमाने का कमाल। इसी क्राफ्ट का एक बहुत जरूरी हिस्सा है बिंब। बिंब मतलब इमेजरी, शब्दों से मन में तस्वीरें बनाना। बिंब के जरिए ही हम कविता को अपनी इंद्रियों से, अपने सेंसेस से महसूस कर पाते हैं। जो कुछ हम बाहर महसूस करते हैं, वही हमारे दिमाग में एक तस्वीर बन जाता है। इसका एक बेहतरीन उदाहरण देखिए सुमित्रानंदन पंत की इन लाइनों में। तट पर बगुलों सी वृद्धाएं, विधवाएं जब ध्यान में मग्न। क्या कमाल का बिंब है। पंत के शब्द सफेद कपड़ों में लिपटी विधवाओं की तस्वीर को बगलों के सफेद रंग और आकार से एक कर देते हैं। तस्वीर एकदम आंखों के सामने आ जाती है। तस्वीरों के अलावा कविता में संगीत भी होता है। लय यानी रिदम कविता का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। यहां तक कि जो कविताएं किसी छंद में नहीं बंधी होती, जिन्हें हम मुक्त छंद कहते हैं, उनमें भी अर्थ की लय होनी जरूरी है। कवि को भाषा के अंदर छिपे संगीत को पहचानना होता है, और इसी से बिना किसी मीटर के भी कविता में एक संगीत पैदा हो जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब चीजें, शब्द, बिंब, लय, ये सब मिलकर बनती कैसे हैं। दरअसल इन सब को दो बड़ी ताकतें गाइड करती हैं। एक है परिवेश यानी माहौल, और दूसरी है कवि की अपनी नज़र, उसकी अपनी दृष्टि। नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद की ये लाइनें देखिए। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। गौर कीजिए कितने सहज और गांव के शब्द हैं। चूल्हा, चक्की, इन शब्दों से गांव में पड़े अकाल की एक जीती जागती तस्वीर सामने आ जाती है। यहां भाषा अपने माहौल से, अपने परिवेश से एकदम जुड़ी हुई है। लेकिन यही कवि नागार्जुन जब विशाल हिमालय का वर्णन करते हैं तो उनकी भाषा एकदम बदल जाती है। वो भारी भरकम तत्सम संस्कृत के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इससे पता चलता है कि विषय और परिवेश कैसे शब्दों के चुनाव पर असर डालते हैं। तो मुद्दा यह है कि माहौल तो औजारों को शक्ल देता है, लेकिन वो कवि की अपनी नज़र, दुनिया को देखने का उसका अपना नजरिया ही है जो कविता को उसकी रूह देता है, उसकी भावनात्मक दौलत बनता है। और इसी खास नजरिए को अक्सर प्रतिभा कहा जाता है। ये एक अंदरूनी काबिलियत है जो कविता के सारे तत्वों को सामने लाती है। माना जाता है कि ये कुदरत की देन है, इसे किसी नियम या सिद्धांत से पैदा नहीं किया जा सकता। और यहीं से एक बहुत दिलचस्प बहस शुरू होती है। अगर ये सब कुछ इतना जन्मजात है, इतना इनबिल्ट है, तो क्या कविता सच में सिखाई जा सकती है? इस पर दो अलग अलग राय हैं।
एक खेमा मानता है कि नहीं, कविता रचने का जो सिस्टम है वो सिखाया नहीं जा सकता, वो तो जन्मजात प्रतिभा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, बिल्कुल सिखाई जा सकती है। पश्चिम की यूनिवर्सिटीज़ में तो पोइट्री पढ़ाई जाती है और अब तो भारत में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब बहस जो भी हो, लेकिन एक बात तय है, कविता के इन जरूरी हिस्सों को समझना, जैसे भाषा, शब्द, बिंब, लय, परिवेश और प्रतिभा, हमें इस कला को सही मायनों में सराहने का मौका देता है। कम शब्दों में ज्यादा कहने की ताकत और चीजों को एक नए नजरिए से देखने की कला, ये सब इसके ही हिस्से हैं। तो फिर कविता के इस पूरे व्याकरण को जानने का फायदा क्या है? हो सकता है कि यह सारी जानकारी किसी को कभी न बनाए, लेकिन ये एक सहृदय पाठक जरूर बना देगी। एक ऐसा पाठक जो कविता को ज्यादा गहराई से महसूस कर सके, उसकी सराहना कर सके, और ये भी अपने आप में क्रिएटिव काम ही है। तो कविता के इन सभी जरूरी हिस्सों को जानने के बाद अब ऐसी कौन सी कविता होगी जिसे एक नए नजरिए से पढ़ा जाएगा? ये पूरी बातचीत हमें एक नया चश्मा देती है, अपनी पसंदीदा कविताओं को दोबारा पढ़ने और उनमें उन परतों को खोजने के लिए जिन पर पहले कभी ध्यान ही नहीं गया।